वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का हमारा प्रश्न जो आया है वो एक पेरेंट्स के थ्रू ही आया है कि वो किन्हीं के घर जाते हैं और उनका बच्चा जो है जब भी वो जाते हैं तो उनको गोल गोल घूमते हुए दिखाई देता है, कलरफुल लाइट्स की तरफ वो देखता रहता है और जब भी वो उसको बुलाते हैं तो वो सोफ़े पर चढ़ता है फिर कूदता रहता है। तो उन्होंने मुझसे आके कहा कि सर इनके बच्चे को ऑटिज़्म है और वो लोग जांच कराना नहीं चाहते या दिखाना नहीं चाहते क्योंकि बच्चे में स्टिमिंग है काफ़ी। जब भी वो रुकते हैं तो उन्हें स्टिमिंग बच्चे की महसूस होती है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि केवल स्टिमिंग के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज़्म है या नहीं, या स्टिमिंग के आधार पर क्या हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि बच्चा ADHD का है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि सर इस बिहेवियर को कम करने के लिए क्या तरीके हैं, किन किन तरीके से और किस तरह से हम इस बिहेवियर को कम कर सकते हैं। तो देखिए दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि स्टिमिंग के आधार पर क्या हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज़्म है, तो इसका आंसर है नो। केवल स्टिमिंग होने के आधार पर हम किसी भी बच्चे को ऑटिज़्म या ADHD का बच्चा लेबल नहीं कर सकते। स्टिमिंग नॉर्मल बच्चों में भी पाई जाती है, ऑटिज़्म के बच्चों में भी पाई जाती है, ADHD के बच्चों में भी पाई जाती है और नॉर्मल एडल्ट्स में भी पाई जाती है। तो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के साथ साथ और ये स्टिमिंग जो है हमको अन्य बच्चों में भी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो ये कहना कि केवल स्टिमिंग प्रेजेंट है बच्चे में, बच्चा ऑटिज़्म का या ADHD का, ये पूरी तरीके से गलत है। अब सवाल ये आता है कि ये स्टिमिंग होती क्या है। देखिए स्टिमिंग पर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ पहले, आप उनको मेरे YouTube चैनल पर जाकर के देख भी सकते हैं। स्टिमिंग बेसिकली सेल्फ स्टिमुलेटरी रिपीटेटिव बिहेवियर है, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टिमुलेटरी है प्लस रिपीटेटिव है, तो ये दो कॉम्बिनेशन है स्टिमिंग के अंदर बिहेवियर के, ठीक है ना, पहली चीज़। तो और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है कि ये एक बिहेवियर है, यानी इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। लेकिन कौन से स्टिमिंग बिहेवियर को चेंज करना है और कौन से स्टिमिंग बिहेवियर को चेंज नहीं करना है, ये पहले डिसाइड किया जाता है, जिसको हम इसके बाद के अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक केवल स्टिमिंग से रिलेटेड है। अब आता है कि ये स्टिमिंग होती कितने तरीके की है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें। आपने कोई बच्चा किसी के घर जाकर देखा या कोई बच्चा आपको दिखाई दिया या आप अपने बच्चे को ही देख रहे हैं, कैसे डिसाइड करें कि इस बच्चे में स्टिमिंग है। तो इसके लिए जानना ज़रूरी है कि स्टिमिंग होती कितने तरीके की है। देखिए मैं आपको क्लियर कट एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सिंपल वे में इसको याद रखने का जो तरीका है कि स्टिमिंग हमारी 8 तरह की होती है, ठीक है। 8 तरह की स्टिमिंग में क्यों बोल रहा हूँ, 8 तरह की इसलिए कि हमारे जो सेंस होते हैं वो 8 तरह के होते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली 5 सेंसेस केवल जानते हैं, जबकि ह्यूमन में 8 सेंसेस होते हैं। कैसे 8 होते हैं, पहले मैं आपको काउंट कराता हूँ। वही 8 जो सेंसेस हैं वही स्टिमिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो स्टिमिंग जो है हमारे 8 सेंसेस से जुड़ी हुई होती है, जैसे टैक्टाइल स्टिमिंग, ठीक है, ऑडिटरी स्टिमिंग, विजुअल स्टिमिंग, ऑल्फैक्टरी स्टिमिंग, वेस्टिबुलर स्टिमिंग, प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमिंग, वर्बल स्टिमिंग और इंटेरोसेप्टिव स्टिमिंग। तो ये हमारे 8 सेंस ऑर्गन्स हैं बेसिकली, जिनमें से 5 को तो हम सभी जानते हैं और जो 3 एक्स्ट्रा मैंने बताए वो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, वेस्टिबुलर, इंटेरोसेप्शन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। वेस्टिबुलर स्टिमिंग को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, बाकी को तो मैंने पूरे वीडियोस में डिस्कस किया है। वेस्टिबुलर के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे बच्चा जंपिंग कर रहा है, रॉकिंग कर रहा है, स्पिनिंग कर रहा है, पेशिंग कर रहा है और हेड बैंगिंग कर रहा है, तो ये वेस्टिबुलर से रिलेटेड हमारी स्टिमिंग है, ठीक है ना। प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमिंग कैसे होता है, बच्चा जॉइंट को बार बार अपने रगड़ता है, वेट को अपने शरीर पर लेना पसंद करता है, प्रेशर को सीख करता है, बच्चा दबाता रहेगा हर चीज़ को, अपने घुटने को, हाथ को, पैर को, और वेटेड ऑब्जेक्ट जब भी बच्चे को आप देंगे तो वो खुश होगा। प्रोप्रियोसेप्टिव। अब आती है हमारी सेप्शन, मीन्स
कि हमें बॉडी की इंटरनल अवेयरनेस जो सेंस ऑर्गन कराते हैं, बॉडी की स्टेट और इमोशनल स्टेट, ये दो चीज़ें इंटेरोसेप्शन में आती हैं। जैसे हमको प्यास लग रही है यानी थर्स्ट, तो ये बॉडी की एक स्टेट हुई थर्स्ट। अब बच्चा अगर उसको व्यक्त करना जानता है तो वो पानी मांग लेगा, अगर नहीं जानता है तो क्या इमोशनल स्टेट इसके साथ जुड़ जाएगी, एंजाइटी या एंगर या इरिटेबल हो सकता है बच्चा, या सैड हो सकता है, ठीक है ना। तो वो अपनी थर्स्ट को व्यक्त करने के लिए, थर्स्ट एक बॉडी स्टेट हुई, एक इंटेरोसेप्शन से एक स्टिमुलाई आई, और बच्चा अगर उसको एक्सप्रेस करना नहीं जानता है तो इमोशनल स्टेट उसके साथ इनमें से कोई भी जुड़ सकती है। एंजाइटी बच्चा शो कर सकता है, एंगर शो कर सकता है, इरिटेबल हो सकता है। ठीक यही चीज़ हंगर के साथ हो सकती है। बच्चे को भूख लग रही है, बच्चा एक्सप्रेस नहीं करना जानता तो वो एंजाइटी डेवलप कर सकता है, एंगर कर सकता है, इरिटेबल हो सकता है, ठीक है ना। तो फियर हो सकता, सैड हो सकता है बच्चा हमारा। इसी तरीके से पेन, अंदर पेट में दर्द हो रहा है तो हो सकता है बच्चा में ना बता पाए, कहीं का कहीं दर्द बताते हैं। अक्सर हम देखते हैं बच्चे पेट में किस जगह पे दर्द है इसको सही ढंग से नहीं बता पाते हैं, ठीक है ना, डिफ्यूज लोकलाइजेशन करते हैं पेन का। तो फिर बच्चे में इमोशनल स्टेट इससे रिलेटेड क्या डेवलप हो सकती है, एंजाइटी की, एंगर की, इरिटेबिलिटी की, सैड हो सकता है बच्चा, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चे के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स से जो सेंस आ रहे हैं उनको व्यक्त पूरी तरह से नहीं कर पाने की वजह से इमोशनल स्टेट्स डेवलप होती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है वो इंटेरोसेप्टिव स्टिमिंग को जन्म देता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। अब जैसे विजुअल स्टिमिंग है, तो विजुअल स्टिमिंग में क्या होता है, बच्चा लाइट्स को देखता है, कलर्ड लाइट्स को देखना पसंद बच्चा करता है, ठीक है ना। आँख को एक कोने में ले जा करके सारी चीज़ों को देखेगा, ठीक है ना, एक कॉर्नर से देखने की कोशिश बच्चा करता है, ठीक है। अपने ऑब्जेक्ट्स को आँख के एकदम पास ला करके देखने की कोशिश करता है और बार बार इस बिहेवियर को करता है, तब हम बोलते हैं विजुअल स्टिमिंग बच्चे में हो रही है। टेक्टाइल स्टिमिंग बच्चे में क्या हो सकती है, बच्चा रब करता है टेक्सचर्स को, किसी भी चीज़ को, सोफे पे बैठेगा या कपड़ों को, या दूसरा कोई आकर बैठा उसके पैंट को, शर्ट को रब करना स्टार्ट कर देगा, टेक्टाइल स्टिमुलस लेगा, टेक्टाइल स्टिमिंग, ठीक है ना। लिकिंग कर सकता है बच्चा, किसिंग भी एक तरह की टेक्टाइल स्टिमिंग का पार्ट है। च्यूइंग कर सकता है आइटम्स को रिपीटेडली, और टीथ ग्रिंडिंग कर सकता है बच्चा। तो ये टेक्टाइल स्टिमिंग का पार्ट है, ठीक है ना। अब आ सकता है ऑडिटरी स्टिमिंग, तो इनको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा ले रहा हूँ। जैसे कि साउंड, कोई भी साउंड मेकिंग ऑब्जेक्ट है, बच्चा उसको अपने कान के ऊपर ले जा कर रख ले, या कान को एकदम बंद कर ले और अपनी इंटरनल जो साउंड आ रही है उसको सुनने की कोशिश करे बार बार। तो ये ऑडिटरी स्टिमिंग का एग्जांपल है। ऑल्फैक्टरी स्टिमिंग में हम स्निफिंग को डिस्कस कर चुके हैं। बच्चा जो आइटम खाने का नहीं है, सेब को नाक के पास ले जा करके सूंघ रहा है, ठीक है ना। तो जो खाने का है उसको खाने की बजाय बच्चा नाक के पास ले जा करके सूंघने की कोशिश कर रहा है। प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमिंग में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब सवाल आता है, जो दूसरा सवाल पूछा गया है कि इन स्टिमिंग को कम कैसे किया जाए, ये स्टिमिंग बिहेवियर्स को घटाया कैसे जाए। तो अक्सर हम लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि टॉप 10 मेथड्स टू डिक्रीज स्टीमिंग इन बेबी। नहीं, कोई भी मेथड काम नहीं करेगा। मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि स्टीमिंग को डिक्रीज करने के लिए क्या साइंटिफिक बेस आपके पास होना चाहिए, क्या साइंटिफिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, पहले आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए। उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि हम स्टिमिंग को जनरलाइज्ड वे में दो पार्ट्स में कहते हैं। एक होती है नॉन इंजूरियस स्टिमिंग, एक होती है हार्मफुल या इंजूरियस स्टिमिंग। तो हम केवल उस स्टिमिंग को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, उसको टारगेट करते हैं जो हार्मफुल स्टिमिंग है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।